Jai Hind students, this is your teacher Ankit Lilha on your favorite channel Lilha Education Center. Dear students, आप अगर क्लास 12th में हैं CBSE बोर्ड में और इस बार अब अपना बोर्ड एग्जामिनेशन अपीयर करने वाले हैं, दिस इज़ अ वेरी यूजफुल लेक्चर फॉर यू बिकॉज इसमें इंडियन इकोनॉमिक्स का मैं पूरा का पूरा चैप्टर 1 जो है वो रिवाइज करवाने वाला हूँ इन कमिंग अराउंड 20 to 30 minutes. In just 20 to 30 minutes we'll be revising the entire chapter. In this way we have a series of videos coming up जिसके अंदर मैं आपको डेली एक एक चैप्टर रिवाइज करवाया करूँगा. So just stay connected. आप एक एक चैप्टर हमारे साथ में रिवाइज करते जाइए. ये जो कंटेंट है इसका डाउनलोड लिंक भी मैं आपके साथ में डिस्क्रिप्शन में शेयर कर लूँगा. सो प्लीज़ मेक श्योर दैट यू हैव डाउनलोडेड द कंटेंट ऑल्सो. ये जो पूरा का पूरा कंटेंट है आपको ध्यान रखना है स्टूडेंट्स कि NCERT पढ़े बिना आपके फुल मार्क्स नहीं आएंगे. सो फॉर सिक्योरिंग 100% मार्क्स यू मस्ट स्टडी NCERT ऑल्सो एंड आई हैव प्रिपेयर्ड द इंटायर कंटेंट फ्रॉम NCERT इटसेल्फ. ये जो पूरा का पूरा कंटेंट है हमने NCERT से ही तैयार किया है. सो आप इस पूरे के पूरे कंटेंट को डाउनलोड करके अगर पढ़ लेते हैं तो हमने इसको शॉर्ट में नहीं किया, हमने इसको पूरा एग्जॉस्टिव रखा है कि अगर आप एग्जाम से पहले इस कंटेंट को पढ़ते हैं तो आपका काम एकदम बढ़िया से बन जाएगा. सो आइए साथ साथ में पढ़ते हैं. फिलहाल आपको क्या करना है, बस मेरे इस लेक्चर को साथ साथ में सुनते जाइए. जो पॉइंट्स हम बताते जा रहे हैं इसको देखते जाइए. क्लास खत्म हो जाने के बाद आप इस कंटेंट को डाउनलोड करिएगा, प्रिंट निकाल करके अपने पास में रख लीजिएगा और एक बार रिवाइज कर लीजिएगा. आई कैन एश्योर यू हाफ आवर ऑफ लेक्चर, हाफ आवर ऑफ सेल्फ स्टडी, 1 घंटे में आपका ये पूरा का पूरा चैप्टर तैयार हो जाएगा. आइए स्टार्ट करते हैं सीधे इंडियन इकोनॉमिक्स का पहले चैप्टर के साथ में, विच इज़ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस. आपके जो क्वेश्चंस रहते हैं देखिए वो सब्जेक्टिव भी रहते हैं, केस स्टडी बेस्ड भी रहते हैं. तो इट इज़ वेरी नेसेसरी कि इसमें जो दी हुई लाइनें हैं आप इनको ढंग से पढ़ें बिकॉज इन्हीं लाइन से आपके क्वेश्चंस भी फ्रेम होते हैं. वाइल टीचिंग आई विल ऑल्सो टेल यू कि किस टाइप के क्वेश्चन किस टॉपिक से पूछे जा सकते हैं. सो जस्ट पे फुल अटेंशन टू इट. स्टार्टिंग विद द फर्स्ट टॉपिक, द नेम ऑफ द चैप्टर इज इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस. इसमें देखिए आपको बताया गया है कि 1950 से पहले, इंडिपेंडेंस से पहले इंडिया की क्या सिचुएशन थी, इंडिपेंडेंस के टाइम पे जब ब्रिटिशर्स गए इंडिया से उस समय इंडिया की क्या सिचुएशन थी. लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ड्यूरिंग द कॉलोनियल रूल या अंडर द कॉलोनियल रूल. कहा गया कि ब्रिटिशर्स के रूल से पहले इंडिया सच में सोने की चिड़िया थी. इंडिया हैड एन इंडिपेंडेंट इकोनॉमी. India had an independent economy before the advent of British rule. यानी we were not under somebody's rule, we were an independent economy. तो the main source of livelihood उस समय क्या था? The main source of livelihood at that time was also agriculture. यानी उस समय भी agriculture था, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर यानी जो हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर था बहुत मज़ेदार था. हमारे यहाँ पे जो टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग थी वो बहुत अच्छी थी, हैंडीक्राफ्ट्स में हम लोग बहुत अच्छे थे. तो हमारे यहाँ का इंडस्ट्रियल एक्टिविटी भी बहुत अच्छा था. एग्रीकल्चर था लेकिन इंडस्ट्रियल भी बहुत अच्छा था. इंडिया वॉज पर्टिकुलरली नोन फॉर इट्स हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री. दिस वॉज बिफोर द ब्रिटिश रूल. हमारे यहाँ पे कॉटन और सिल्क टेक्सटाइल, मेटल और प्रीशियस स्टोन वर्क्स, इनमें बड़ा अच्छा काम होता था. हमारे प्रोडक्ट्स की एक वर्ल्ड वाइड मार्केट भी थी. द प्रोडक्ट्स एंजॉयड अ वर्ल्ड वाइड मार्केट. आपसे पूछा जाएगा कि ब्रिटिशर्स के आने के बाद इंडिया का इकोनॉमिक स्ट्रक्चर किस तरह से चेंज हुआ. तो आफ्टर द एडवेंट ऑफ ब्रिटिशर्स, ब्रिटिशर्स के आने के बाद क्या चेंज आया इंडिया के इकोनॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर में. इंडिया को एक कॉलोनियल गवर्नमेंट के रूप में बना दिया गया, यानी इंडिया को एक कॉलोनी के रूप में बना दिया गया. देखिए कॉलोनी किसे कहते थे उस टाइम पे, ब्रिटिशर्स जहाँ जहाँ पे रूल करते थे उसे कॉलोनीज कहते थे. तो इंडिया के अंदर में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसे कॉलोनियल गवर्नमेंट कहा गया. तो जो कॉलोनियल गवर्नमेंट थी उसने इंडिया को मात्र एक एक्सपोर्टर के रूप में बना दिया कि भाई इंडिया का काम क्या है, इंडिया से रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करो, ब्रिटेन ले जाओ. ब्रिटेन में उस दौरान इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन चल रहा था तो वहाँ पे फटाफट वो रॉ मटेरियल को फिनिश प्रोडक्ट में चेंज करते थे और फिर उसका मार्केट भी उन्होंने इंडिया में ही खोजा. यानी रॉ मटेरियल इंडिया का, मार्केट भी इंडिया का, बस मैन्युफैक्चरिंग कहाँ की, ब्रिटेन की. So the economic policy pursued by colonial government were concerned more with the protection and promotion of economic interest of their home country. उनके अपनी होम कंट्री के लिए वो ज़्यादा कंसर्न थे, उसके लिए ज़्यादा वो मेजर्स ले रहे थे. Some policies brought a fundamental change in the structure of economy.
कुछ फंडामेंटल चेंज आया। क्या फंडामेंटल चेंज आया? वी बिकेम अ सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल एंड द कंज्यूमर ऑफ फिनिश्ड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। हमारे यहाँ से रॉ मटेरियल सप्लाई हुआ और वो फिनिश्ड प्रोडक्ट के हम कंज्यूमर बन गए। तो ये एक बेसिक चीज़ था कि पहले हम एक इंडिपेंडेंट इकोनॉमी थे, बट नाउ वी वर रिस्ट्रिक्टेड टू अ सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल एंड एन इम्पोर्टर ऑफ फिनिश्ड प्रोडक्ट्स। अच्छा, इससे पहले इंडिया की पर कैपिटा इनकम को एस्टिमेट करने के लिए कोई बहुत अधिक मेजर्स नहीं लिए गए थे। जब से ब्रिटिशर्स थे तब से वो उनको इस बात से क्या कंसर्न था कि इंडिया की पर कैपिटा इनकम क्या है। लेकिन ईयर 1881 से हमारे जो सेंसस है वो स्टार्ट हुआ था और उसी दौरान हमारा एक पर कैपिटा इनकम भी एस्टिमेट किया गया। तो इंडिया में बहुत से लोगों ने पर कैपिटा इनकम को एस्टिमेट करने की कोशिश किया। उसमें से जो नोटेबल लोग थे देवर दादा भाई नरोजी, विलियम डिग्बी, फिंडले शिरास, VKRV राव, RC देसाई। इसमें VKRV राव का जो कंट्रीब्यूशन है वो बेस्ट माना जाता है, यानी इनके एस्टिमेट को सही माना जाता है। तो आपसे वन वर्ड में पूछा जा सकता है कि हुज एस्टिमेट इज कंसिडर्ड मोर या बेटर देन दी अदर्स, इट इज मोर सिग्निफिकेंट, इट इज VKRV राव हुज एस्टिमेट्स वर कंसिडर्ड वेरी सिग्निफिकेंट। नेक्स्ट, ब्रिटिश रूल के दौरान जो हमारा आउटपुट था वो तो स्लो ग्रो कर ही रहा था, पर कैपिटा आउटपुट भी बहुत स्लो ग्रो कर रहा था। देखो पॉपुलेशन बढ़ेगी तो थोड़ा सा तो आउटपुट बढ़ेगा, और पर कैपिटा आउटपुट भी बहुत स्लो ग्रो कर रहा था। तो कहा गया जो हमारी ग्रोथ थी इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी वॉज लेस देन 2% और मेयर 0.5% था फॉर पर कैपिटा आउटपुट, यानी जो टोटल आउटपुट था केवल 2% से जीडीपी बढ़ रही थी, आम भाषा में कहेंगे 2% से जीडीपी बढ़ रही थी और 0.5% से आपका पर कैपिटा आउटपुट बढ़ रहा था। दिस वॉज द सिचुएशन ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। फिर आपको एक एक करके सेक्टर बाय सेक्टर पढ़ना है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या था, इंडस्ट्रियल सेक्टर में क्या था, और उसके बाद ट्रेड जो अपना था फॉरेन ट्रेड वो किस तरह से अफेक्ट हुआ। सबसे पहले सीखिए एग्रीकल्चर सेक्टर की क्या पोजीशन थी ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। इन केस ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर वी से कि 85% ऑफ द कंट्रीज पॉपुलेशन वॉज living in villages and derived income from agriculture. Simple funda, 85% of the population was still dependent upon agriculture. 85% of the population was dependent upon agriculture. Agricultural productivity became low in absolute terms. जो हमारी प्रोडक्टिविटी थी वो लो थी। अब है क्या, प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है कि पर हेक्टेयर आप कितना आउटपुट बना रहे हो। तो हम पर हेक्टेयर बहुत कम आउटपुट बनाते थे, लेकिन इंडिया के पास एग्रीकल्चर के लायक लैंड बहुत था, तो वो लैंड की स्पेस बढ़ाते जा रहे थे, खेती बाड़ी की ज़मीन बढ़ती जा रही थी। अब ज़मीन बढ़ती जाएगी तो आउटपुट भी बढ़ेगा, लेकिन क्या हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ रही थी? उसी ज़मीन पे क्या हम ज़्यादा खेती कर पा रहे थे? नहीं। तो द प्रोडक्टिविटी वॉज लो बट द आउटपुट इंक्रीज्ड। वाई? बिकॉज द एरिया अंडर कल्टिवेशन इंक्रीज्ड। तो द एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी वॉज लो but the total output increased because the area under cultivation increased. Next, जब भी हम लोग बात करते हैं एग्रीकल्चरल सिस्टम ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, इसमें आपको दो चीज़ों को बताना होगा ज़रूर से। एक है लैंड सेटलमेंट का सिस्टम और एक है रेवेन्यू सेटलमेंट का सिस्टम, जो कि इसी का पार्ट है। लैंड सेटलमेंट का मतलब क्या, किस तरीके से ज़मीन का बंटवारा किया गया। तो ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल ब्रिटिशर्स ने अपॉइंट किया ज़मींदार। अब जमींदार इस जमीन का मालिक नहीं था, वो इस जमीन का रखवाला था और वो कलेक्ट करता था टैक्सेस किससे? फार्मर से। तो भाई ब्रिटिशर्स ने कहा हम थोड़ी जा करके सबसे टैक्स कलेक्ट करेंगे, इतने तो फार्मर्स हैं, उतने ब्रिटिशर्स नहीं, ठीक है, उसके 1/4 नहीं है। तो ब्रिटिशर्स खुद तो कलेक्ट करेंगे नहीं, उन्होंने अपॉइंट किया किसको? जमींदार्स को। और जमींदार टैक्सेस कलेक्ट करते थे किससे? फार्मर से। इसे कहते हैं लैंड सेटलमेंट सिस्टम। तो जमींदार्स वर अपॉइंटेड हु वर रिस्पॉन्सिबल फॉर कलेक्शन ऑफ टैक्सेस ऑन द आउटपुट प्रोड्यूस। जितना भी एग्रीकल्चरल आउटपुट बनता था उसके ऊपर टैक्सेस कलेक्ट करने की जिम्मेदारी किसकी होती थी? जमींदार्स की। ये जो टैक्स कलेक्ट करते थे वो किसको दे देते थे? ब्रिटिशर्स को। तो द स्टैग्नेशन इन एग्रीकल्चर सेक्टर, पूछा जाता है आपसे सवाल में कि what was the main cause of stagnation in agriculture sector during the British rule।
तो ब्रिटिश रूल के दौरान एग्रीकल्चर में स्टैग्नेशन का सबसे बड़ा कारण था लैंड सेटलमेंट का सिस्टम, जिसमें क्या किया जाता था, जमींदार्स को अपॉइंट किया जाता था। These जमींदार्स were responsible for collection of taxes from the farmers. They had no interest in development of land. वो एग्रीकल्चर लैंड की तरफ देखते भी नहीं थे, जमीन में उपज हो रही है नहीं हो रही है, जमीन अच्छा है नहीं है, बंजर हो रहा है, बारिश हुई नहीं हुई, मतलब है नहीं, 2 गुना लगान देना पड़ेगा। तो द स्टैग्नेशन इन एग्रीकल्चर सेक्टर वाज कॉज्ड मेनली बिकॉज ऑफ द वेरियस सिस्टम ऑफ लैंड सेटलमेंट। वेरियस सिस्टम ऑफ लैंड सेटलमेंट का मतलब लैंड सेटलमेंट के अलग अलग सिस्टम थे। जैसे ज़मींदारी एक सिस्टम है, वैसे ही और भी सिस्टम्स थे। जैसे एक सिस्टम था महलवारी सिस्टम, एक सिस्टम था रोतवारी सिस्टम। हम लोगों को इन सब सिस्टम्स के बारे में नहीं पढ़ना है, हम लोगों को पढ़ना है ज़मींदारी सिस्टम के बारे में। इसमें क्या होता था, फिर से सुन लीजिए, एक ज़मींदार अपॉइंट होता था और वो ज़मींदार कलेक्ट करता था टैक्सेस फ्रॉम दी फार्मर्स। ठीक है, अब इसके अंदर में रेवेन्यू सेटलमेंट के टर्म्स भी बड़े स्ट्रिक्ट थे। रेवेन्यू सेटलमेंट का मतलब कि टैक्सेस किस प्रकार वसूले जाते थे। तो ज़मींदार्स को एक फिक्स्ड डेट दे दिया जाता था, मान लो 5 तारीख को दे वर फोर्स्ड टू पे टैक्सेस वेदर देयर वाज एग्रीकल्चरल आउटपुट और नॉट। सूखा पड़ा है, कुछ भी हुआ है, ज़मींदार हैड टू पे टैक्सेस, और अगर ज़मींदार को टैक्स देना पड़ेगा तो ज़मींदार फोर्सिबली वो फार्मर से लेगा ही लेगा। ऑल दिस एडेड टू द माइजरी ऑफ द फार्मर्स। इन सभी से फार्मर्स की माइजरी, उनका दुख और ज़्यादा बढ़ गया। तो द मेन इंटरेस्ट ऑफ जमींदार्स was only to collect rent regardless of the economic conditions of the cultivator. कल्टीवेटर की क्या स्थिति है उससे कोई मतलब नहीं था इनको। regardless of what was the condition, rent was collected. This caused immense misery and social tension among the latter. यानी कल्टीवेटर्स, latter मतलब कल्टीवेटर के अंदर में इससे बहुत टेंशन, माइजरी, दुख इनके बीच में आ गया था। The terms of revenue settlement were responsible for जमींदार्स adopting such an attitude. तो क्यों ये जमींदार बिना आउटपुट के भी टैक्सेस कलेक्ट करने को मजबूर थे? बिकॉज ऐसे टर्म्स थे। ब्रिटिशर्स ने कहा था कि एक फिक्स्ड डेट को उनको एक सम ऑफ रेवेन्यू पे करना ही है, इतना टैक्स देना ही है। तो इसीलिए फिर जमींदार फोर्स करते थे किसको? फार्मर्स को। तो ये होता है रेवेन्यू सेटलमेंट के टर्म्स, एंड दे वर नॉट गुड। ये दूसरा कारण था, हमारे एग्रीकल्चरल सेक्टर के सेटबैक था। तीसरा कारण क्या था? टेक्नोलॉजी लेवल बहुत लो थी, इरिगेशन फैसिलिटीज़ हमारे यहाँ नहीं थी, और फर्टिलाइजर्स का यूज़ हम नहीं करते थे। कौन से 3 कारण? टेक्नोलॉजी लेवल लो, इरिगेशन फैसिलिटी का ना होना, और फर्टिलाइजर्स का यूज़ ना करना। अगला कारण था इसमें कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर वॉज नॉट अ वेरी गुड स्टेप। इंडिया के लिए बहुत डिजास्टर्स था, बहुत खराब हुआ। क्यों? क्योंकि ये बात ठीक है कि कमर्शियल क्रॉप्स क्या होते हैं? दोज क्रॉप्स विच आर ग्रोन फॉर द पर्पस ऑफ सेलिंग इन द मार्केट, उनको कैश क्रॉप्स कहते हैं। तो कैश क्रॉप्स क्या होते हैं? वो क्रॉप्स जिनको ग्रो किया जाता है नॉट फॉर सेल्फ कंजम्पशन बट फॉर सेल इन द मार्केट। मार्केट में बिकते हैं, जैसे कॉटन मार्केट में बिकता है, सेल्फ कंज्यूम नहीं कर सकते। तो कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर के कारण क्या हुआ? हमारी जो भी आउटपुट बन रही थी वो सेल हो जा रही थी मार्केट में, तो फूड क्रॉप्स की कमी पड़ गई, और फूड क्रॉप्स की कमी पड़ने के कारण उसके प्राइसेस बढ़ गए, जबकि उन फूड क्रॉप्स की इंडिया में बहुत अधिक नीड थी। कैश क्रॉप्स क्या होता था? कैश क्रॉप्स तो ब्रिटिश ले जाते थे, ब्रिटिशर्स ले जाते थे। जैसे उस समय का एक बहुत फेमस कैश क्रॉप था इंडिगो। इंडिगो एक कलरिंग एजेंट के तौर पे इस्तेमाल होता था, तो फार्मर्स वर फोर्स्ड टू ग्रो इंडिगो। इंडिगो ग्रो करने से क्या होता था? उनकी सॉइल खराब होती थी, और प्लस ये ब्रिटिशर्स के काम आता था, फार्मर्स के काम भी नहीं आता था, तो उनको फूड क्रॉप्स की कमी पड़ गई। अब आपको अगर लिखना हो तो आपको कुछ इधर उधर नहीं देखना है, ये जो कंटेंट इसके अंदर दिया हुआ है इसको एज इट इज याद कर लो। क्या दिया हुआ है कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर में? प्लीज फोकस। देयर वॉज हायर यील्ड ऑफ कैश क्रॉप्स इन सर्टेन एरियाज ड्यू टू कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। बट इससे फायदा हुआ क्या? नहीं। बट दिस कुड हार्डली हेल्प द फार्मर्स इन इंप्रूविंग देयर इकोनॉमिक कंडीशन। वाई? Because instead of producing food crops, now they were producing cash crops which were ultimately used by British industries back home. तो वो food crops बनाते थे instead of cash crops, और इसके कारण फिर क्या हुआ? food crops की shortage हो गई। यहाँ पे हम लोग लास्ट में लिख भी सकते हैं, this resulted in
शॉर्टेज ऑफ फूड क्रॉप्स, इसके कारण फूड क्रॉप्स की शॉर्टेज हो गई। ठीक है, नेक्स्ट इंडस्ट्रियल सेक्टर। इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर में इंडिया एक बहुत अच्छा इंडस्ट्रियल बेस, ब्रिटिशर्स के रूल के टाइम की बात कर रहे हैं, इंडिया एक बहुत अच्छा इंडस्ट्रियल बेस डेवलप नहीं कर पाया। लेकिन ब्रिटिशर्स के आने से पहले इंडिया का हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री बहुत फेमस था। आइए पढ़ते हैं क्या चेंजेस आए। इंडिया कुड नॉट डेवलप अ साउंड इंडस्ट्रियल बेस ड्यूरिंग द कॉलोनियल रूल। तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, इंडिया की जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी उसको डी इंडस्ट्रियलाइज किया, और वो बहुत ख़राब हमारे लिए हुआ, क्योंकि हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री हो गई तो हमारे यहाँ के बहुत ढेर सारे जो आर्टिसंस थे, जो हम कह सकते हैं एक तरीके से वर्कमैन थे, वो सब अनएम्प्लॉयड हो गए। जो हमारे यहाँ के कारीगर थे वो सब अनएम्प्लॉयड हो गए। तो इसके पीछे क्या मोटिव था, आपसे पूछा जाता है कि व्हाट इज द मोटिव, वाई डिड द ब्रिटिशर्स डी इंडस्ट्रियलाइज इंडिया। इंडिया के अंदर में हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज को बंद करने के पीछे ब्रिटिशर्स का क्या मोटिव था। तो कहा जाता है टू फोल्ड मोटिव था। आपको याद रखना है, टू फोल्ड मोटिव था। क्या टू फोल्ड मोटिव था? मोटिव नंबर वन, एवरीबडी फुल फोकस। द प्राइमरी मोटिव वॉज the first intention was first to reduce India to a status of mere exporter of raw material। जो भी इंडिया में रॉ मटेरियल इस्तेमाल हो रहा है वो पूरा का पूरा, भाई इंडिया की अगर इंडस्ट्री बंद हो जाएगी तो इंडिया का रॉ मटेरियल इंडिया में यूज नहीं हो पाएगा। तो ये रॉ मटेरियल का क्या करेंगे, आप ब्रिटिशर्स को बेचेंगे, और ब्रिटिशर्स को ये रॉ मटेरियल की जरूरत थी किस लिए, अपने इंडस्ट्रीज को चलाने के लिए। तो टू मेक इंडिया एन एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल, ये पहला मोटिव। दूसरा, सेकंड, टू टर्न इंडिया इनटू अ स्प्रॉलिंग मार्केट फॉर फिनिश्ड प्रोडक्ट्स। तो दो ऑब्जेक्टिव क्या थे, इंडिया को एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल बनाना, दूसरा इंडिया को एक मार्केट बनाना ऑफ फिनिश्ड प्रोडक्ट्स। टू मेक इंडिया एन एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल एंड अ मार्केट फॉर इट्स फिनिश्ड प्रोडक्ट्स। तो बना करके बेचेंगे कहाँ पे, इंडिया में, लेके कहाँ से जाएंगे, इंडिया में, इंडिया से। तो ये दो ऑब्जेक्टिव्स थे ब्रिटिशर्स के इंडिया को डी इंडस्ट्रियलाइज करने के पीछे। सर जी, क्या ड्रॉबैक्स थे हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर के उस दौरान, क्यों हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर अच्छा नहीं माना जाता है? इसके पीछे कारण नंबर 1, हमारी इंडस्ट्रीज बहुत लिमिटेड सेक्टर्स में थी। ड्यूरिंग द सेकेंड हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी, साल 1900 के दौरान, मॉडर्न इंडस्ट्रीज बिगैन टू टेक रूट इन इंडिया, लेकिन जो उसकी प्रोग्रेस थी बहुत स्लो थी। कुछ नई इंडस्ट्रीज खुल रही थी लेकिन प्रोग्रेस बहुत स्लो थी। कहा गया कि इनिशियली जो कॉटन और जूट की टेक्सटाइल मिल्स है वही सेटअप हुई, मेनली कौन कौन सी, कॉटन और जूट। अब इसमें देखना दो चीज़ें हैं, एक है कॉटन और एक है जूट। जो कॉटन की टेक्सटाइल मिल्स थी, आपको याद रखना है, कॉटन टेक्सटाइल मिल्स मेनली इंडियंस ने सेटअप किया था इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। और जो जूट है, जूट बांग्लादेश में ज़्यादा बिकता है, बनता है वहाँ पे, वेस्ट बंगाल के रीजन में। तो जूट का जो मिल्स हैं वो कहाँ पे डेवलप हुआ, बांग्लादेश के रीजन में, जो आपका वेस्ट बंगाल का रीजन है। तो द कॉटन टेक्सटाइल मिल्स डोमिनेटेड बाय इंडियंस वर लोकेटेड इन द वेस्टर्न पार्ट, जो आपका महाराष्ट्र का पार्ट है, गुजरात का पार्ट है, वो सब पार्ट में। जबकि जो जूट मिल्स थे, दे वर डोमिनेटेड बाय फॉरेनर्स, मेनली कॉन्सेंट्रेटेड इन बंगाल। तो आप देख सकते हैं पूरे इंडिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं आया, कुछ लिमिटेड पार्ट्स में। कॉटन आया वेस्टर्न पार्ट में, जूट आया ईस्टर्न पार्ट में, बाकी का देश ऐसे ही खाली पड़ा था। वहाँ पे कोई बहुत अधिक इंडस्ट्रियल ग्रोथ नहीं हो रहा था, और आया भी केवल दो ही चीज़ों के लिए, मेनली कॉटन, जूट। इतने से इतने बड़े देश का क्या चलना था। एक बड़ी आयरन स्टील कंपनी टिस्को 1907 में आई। उसके बाद कुछ शुगर, सीमेंट, पेपर इंडस्ट्रीज भी आई सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, यानी लगभग इंडिपेंडेंस का जब टाइम आ गया था उस समय। अगली दिक्कत इंडिया में कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री की कमी थी। सबसे बड़ी दिक्कत में से एक आज भी है कि हमारे यहाँ पे कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री नहीं है। कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री का मतलब ऐसी इंडस्ट्रीज जो कि मशीन बनाए और वो मशीन फर्दर प्रोडक्शन में हेल्प करती है। तो देयर वॉज हार्डली एनी कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री टू प्रमोट फर्दर इंडस्ट्रियलाइजेशन। सर कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री माने क्या?
Capital goods industry means industry which can produce machine tools which are in turn used for producing articles for current consumption. यानी ऐसी इंडस्ट्री जो कि ऐसे मशीन टूल्स बनाए जो कि फर्दर करंट प्रोडक्शन के हिसाब से हेल्प करे। यानी एक तरीके से मशीन बनाने वाली फैक्ट्री नहीं थी, तो हमको मशीनें क्या करनी पड़ती थी, इंपोर्ट। अब जब तक इंपोर्ट करना रहेगा तो एक तो इंपोर्ट के लिए उतना पैसा नहीं था, तो हमारे यहाँ पे कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री की कमी थी। आज भी है मशीन बनाने वाली इंडस्ट्रीज, वो इंडस्ट्रीज जो कि फर्दर ऐसे मशीन टूल्स बनाएं जो कि फर्दर प्रोडक्शन में हेल्प करें। तो सर जी अगर आपसे पूछा जाएगा दिक्कतें क्या क्या थी, पहली दिक्कत कुछ ही रीजन्स में और कुछ ही सेक्टर्स में ग्रोथ थी। दूसरी दिक्कत कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री हमारे यहाँ पे नहीं थी। तीसरी दिक्कत जो जीडीपी के अंदर में कंट्रीब्यूशन था वो बहुत स्लो था, ग्रोथ रेट बहुत कम थी, और जो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है वो भी बहुत कम था। एक इंडस्ट्री जितना कंट्रीब्यूशन जीडीपी में करता है उसे हम लोग कहते हैं स्ट्रक्चरल कंपोजिशन। कौन सी इंडस्ट्री जीडीपी में कितना कंट्रीब्यूट कर रही है इसे कहते हैं स्ट्रक्चरल कंपोजिशन, और कौन सी इंडस्ट्री में कितना एम्प्लॉयमेंट है उसे कहते हैं ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। तो हम यहाँ पे कह रहे हैं स्ट्रक्चरल कंपोजिशन जो था उसके हिसाब से इंडस्ट्री का जीडीपी में कंट्रीब्यूशन बहुत कम था। चौथा, देयर वॉज लिमिटेड एरिया ऑफ ऑपरेशन ऑफ द पब्लिक सेक्टर। लिमिटेड एरिया ऑफ ऑपरेशन ऑफ द पब्लिक सेक्टर, इसका मतलब क्या था? इसका मतलब ये था कि ये जो पब्लिक सेक्टर था, पब्लिक सेक्टर मतलब गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा था। गवर्नमेंट वॉज नॉट पार्टिसिपेटिंग, और जब तक सरकार पार्टिसिपेट नहीं करेगा तब तक बाकी लोगों के पास में तो ऑलरेडी देयर वॉज लैक ऑफ कैपिटल। सो द नेक्स्ट लिमिटेशन वॉज देयर वॉज लैक ऑफ पार्टिसिपेशन बाय गवर्नमेंट यानी पब्लिक सेक्टर। ओके, आई होप यहाँ तक आपको आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। अगला टॉपिक है आपका फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड में आपसे क्या कहा गया? इंडिया के अंदर में उस दौरान एक बहुत ही अच्छा एक्सपोर्ट सरप्लस था। इंडिया पहले भी वर्ल्ड ट्रेड में बहुत पार्टिसिपेट करता था, अभी भी इसका पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा था। इंडिया के पास में एक एक्सपोर्ट सरप्लस था। एक्सपोर्ट सरप्लस का मतलब होता है जब कंट्री एक्सपोर्ट ज़्यादा कर रही है और इम्पोर्ट कम कर रही है। तो इंडिया हैड अ पॉजिटिव सरप्लस, या इसे हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में कह सकते हैं सरप्लस बैलेंस ऑफ पेमेंट या पॉजिटिव बैलेंस ऑफ पेमेंट। सब था, एक्सपोर्ट ज़्यादा थे, इंपोर्ट कम थे। तो ये तो अच्छी बात है सर, कंट्री ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रही है। नहीं, ये अच्छी बात नहीं थी, बट स्टिल दिस वॉज नॉट बेनिफिशियल। ऐसा क्यों था सर कि यह बेनिफिशियल नहीं था? इसके पीछे मेनली दो कारण थे। यही आपसे सवाल पूछा जाता है। इसके पीछे मेनली दो कारण थे। क्या कारण थे? देखो यहां लिखा हुआ है, लार्ज एक्सपोर्ट सरप्लस, इंडियाज ड्रेन ऑफ वेल्थ। इंडिया हैड अ ह्यूज एक्सपोर्ट सरप्लस, बट दिस सरप्लस केम एट अ ह्यूज कॉस्ट टू द कंट्रीज इकोनॉमी। आपको ये सेंटेंस दे करके पूछा जा सकता है एक्सप्लेन, या डू यू एग्री और नॉट? तो यस, द स्टेटमेंट इज करेक्ट। वाई? बिकॉज इंडिया से कई ऐसे एसेंशियल कमोडिटीज एक्सपोर्ट होते थे जो कि खुद डोमेस्टिक मार्केट में स्कार्सली अवेलेबल थे। तो अगर ये एसेंशियल कमोडिटी एक्सपोर्ट हो जाएगा तो इंडिया में क्या यूज होगा? तो वेरी एसेंशियल कमोडिटीज लाइक फूड, ग्रेन्स, क्लोथ्स, केरोसिन विच वर स्कार्सली अवेलेबल इन द डोमेस्टिक मार्केट वर बीइंग एक्सपोर्टेड। Further, this export surplus did not result in any flow of gold or silver into India. इससे हमारे पास पैसा नहीं आया, क्योंकि एक्सपोर्ट करके जो भी पैसा था वो अल्टीमेटली ब्रिटिशर्स ही यूज़ करते थे अपनी आर्मी मेंटेन करने के लिए, अपने वॉर एक्सपेंसेस के लिए। तो दिस एक्सपोर्ट सरप्लस डिड नॉट गिव एनी बेनिफिट टू इंडिया। इससे इंडिया का कोई भी बेनिफिट नहीं हुआ। तो दिस was used to make payment for expenses incurred by an office set up by the colonial government, expenses on war again fought by the British government, and the import of invisible items.
इंपोर्ट ऑफ इनविजिबल आइटम्स का मतलब बेसिकली ब्रिटिशर्स से जो हम लोग सर्विसेज लेते थे, जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स इंडिया के अंदर में आके रहते थे, वो ढेर सारी सैलरी लेते थे, ब्रिटिशर्स के वॉर का खर्चा, ब्रिटिश आर्मी को मेंटेन करने का खर्चा, ये सब का सब कहाँ से जाता था? उसी रेवेन्यू से जो कि हम एक्सपोर्ट करके जनरेट करते थे। तो इट डिड नॉट रिजल्ट इनटू फ्लो ऑफ एनी गोल्ड और सिल्वर इनटू इंडिया, rather it resulted into flow of India's wealth from India to Britain. इसी को कहते हैं drain of wealth. This is called as India's drain of wealth. Flow of wealth from India to Britain because जो essential commodities थी वो इंडिया से ब्रिटेन में एक्सपोर्ट हो रही थी, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जो भी कमाई आ रही थी, जो भी रेवेन्यू अर्न कर रहे थे हम आउट ऑफ द एक्सपोर्ट्स, was used for paying the taxes to the Britishers, for maintaining its army, for paying its officials. Hence it resulted in flow of wealth from India to Britain. इससे wealth इंडिया से ब्रिटेन में फ्लो किया और इसी को हम लोग कहते हैं India's drain of wealth. This is called as India's drain of wealth. तो आपसे दो तरीके से पूछा जा सकता है, what is India's drain of wealth, या फिर India had a surplus balance of payment. India had a large export surplus, yet it was not useful for India. Explain why. तो आपको ये दोनों पॉइंट्स याद रखने हैं कि हमारे पास से जो हमारी एसेंशियल कमोडिटी थी वो चली जा रही थी और जो पैसा आ रहा था वो भी हमारे लिए कोई फ़ायदेमंद नहीं था। नेक्स्ट, इंडिया की डेमोग्राफिक कंडीशंस कैसी थी? इंडिया में पहला सेंसस 1881 में हुआ था। उसके अकॉर्डिंग इंडिया की पॉपुलेशन ना कभी घट रही थी, बढ़ रही थी, या कभी बहुत तेज़ी से बढ़ रही थी, फिर धीमे हो जा रहा था, तो पॉपुलेशन बहुत अनइवन ग्रो कर रहा था। 1921 से पहले अनइवन था, लेकिन 1921 के बाद से इंडियाज पॉपुलेशन शोड अ स्टेडी ग्रोथ। आफ्टर 1921 इंडियाज पॉपुलेशन शोड अ स्टेडी ग्रोथ, देयरफॉर 1921 is called as the year of demographic transition. Please remember, 1921 is called as the year of demographic transition because after 1921 India's population showed a steady growth. After 1921 there was an increase in the birth rate and decline in the death rate. फिर हमारी birth rate थोड़ी सी बढ़ गई, death rate थोड़ी घट गई, तो there was a rapid rise in population after 1921. इसीलिए इसको हम लोग year of transition भी कहते हैं। सर डेमोग्राफिक पोजीशन के बारे में और बताओ। उस दौरान जो लिटरेसी लेवल थी ओवरऑल इंडिया में वो 16% ही थी, ओनली 16%, और उसमें भी फीमेल लिटरेसी रेट मात्र 7% थी, वेरी लो। पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज़ उस समय खास अवेलेबल नहीं थी। जो मोर्टालिटी रेट था वो तो हाई था ही, जो इन्फेंट मोर्टालिटी रेट था, जिनकी डेथ जो है 1 साल तक की एज में हो जा रही थी, इट वॉज एज हाई एज 218। आज के समय जो इन्फेंट मोर्टालिटी इट इज़ ओनली 33। उस समय की लाइफ एक्सपेक्टेंसी वॉज ओनली 32 ईयर्स, जबकि आज की है 69 ईयर्स। तो आप देख सकते हैं उस दौरान की डेमोग्राफिक कंडीशंस वॉज वेरी वर्स। इसके बाद लास्ट के 2 टॉपिक्स हैं। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर उस दौरान इंडिया का कैसा था? तो उस समय ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर में आपको ये समझना है कि ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर सबसे पहले होता क्या है। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर का मतलब होता है किस तरीके से हमारी वर्कफोर्स डिवाइडेड है इनटू द डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। हाउ द वर्कफोर्स इज डिवाइडेड इनटू द डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी इज कॉल्ड एज ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर. So during the colonial period, the occupational structure, that is the distribution of working person across different industries, showed a little sign of change. उस दौरान हमारा occupational structure change हो रहा था. सर क्या change हो रहा था? हमारे यहाँ पे majority फिर भी एग्रीकल्चर में थी, ब्रिटिश के पहले भी एग्रीकल्चर में थी, कॉलोनियल पीरियड के दौरान भी मेजॉरिटी एग्रीकल्चर में ही थी. द एग्रीकल्चर सेक्टर अकाउंटेड फॉर द लार्जेस्ट शेयर ऑफ वर्कफोर्स. 70 to 75% was still in agriculture. सर ऊपर तो 85% था. 85% was dependent on agriculture. Workforce was around 70 to 75%. और 10% मात्र सेकेंडरी में और 15 से 20% हम कह सकते हैं सर्विस सेक्टर में, यानी टर्शरी सेक्टर में. वापस से एग्रीकल्चर में याद रखेंगे 70 to 75, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 10% मात्र और 15 से 20% सर्विस में. ये आपको याद रखना है कि ये इनका चेंज था किसमें? ये चेंज था हमारे ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर में. अच्छा, इसी चेंज से जुड़ा हुआ एक पॉइंट आपको कहना होता है
कि उस दौरान हमारे यहाँ पे रीजनल वेरिएशन थी। पूछता है आपसे अलग से सवाल में, व्हाट वाज द रीजनल वेरिएशन? तो रीजनल वेरिएशन ये था, सुनिएगा ध्यान से, रीजनल वेरिएशन ये था कि मद्रास प्रेसिडेंसी जो थी, मद्रास प्रेसिडेंसी का मतलब जहाँ पे आज का तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला, कर्नाटका का जो पूरा रीजन है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरला, ये जो आपका पूरा का पूरा रीजन है, इसे पहले कहा जाता था मद्रास प्रेसिडेंसी। बॉम्बे और बंगाल का, यहाँ पे आपने पढ़ा भी कि यहाँ पे टेक्सटाइल इंडस्ट्री और अदर इंडस्ट्रीज ग्रो कर रहे थे, तो यहाँ पर डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर सेक्टर कम हुआ और मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर बढ़ा। लेकिन उसी जगह पे उड़ीसा, राजस्थान और पंजाब के अंदर में एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंस बढ़ा और सर्विस सेक्टर वगैरह में कम हुआ, सर्विस सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर में कम हुआ। तो जहाँ मद्रास प्रेसिडेंसी और बंगाल के रीजन में एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंस कम हो रहा था, इंडस्ट्रियल सेक्टर ग्रो हो रहा था, सर्विस सेक्टर ग्रो हो रहा था, वहीं उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान इन रीजन्स के अंदर में, ORP इन रीजन्स के अंदर में आपका एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंस बढ़ रहा था, यहाँ पे एग्रीकल्चर ग्रो कर रहा था और बाद बाकी इंडस्ट्रीज कंपैरेटिवली पीछे जा रहे थे। तो ये है आपका रीजनल वेरिएशन, कुछ में एग्रीकल्चर आगे था, कुछ में सर्विस और बाकी चीज़ें बढ़ रही थी धीमे धीमे। दिस वॉज द पॉइंट ऑफ रीजनल वेरिएशन। द लास्ट टॉपिक इज इंफ्रास्ट्रक्चर। ब्रिटिशर्स के आने से कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुए, रोड्स बने, रेलवे बना, बाकी और कुछ चीज़ें हुई, लेकिन ये हमारे एडवांटेज के लिए नहीं था, ब्रिटिशर्स के अपने एडवांटेज के लिए था। क्या था? इनके अपने कॉलोनियल इंटरेस्ट के लिए था। रोड्स बनाए, किस लिए बनाए? ताकि ये अपनी आर्मी को मोबिलाइज कर सकें, अपने गुड्स को पोर्ट तक पहुंचा सकें, रेलवे स्टेशन तक पहुंचा सकें। ब्रिटिशर्स ने इंडिया में रेलवे कब इंट्रोड्यूस किया? 1850 में। फिर उसके बाद इसने इनेबल किया, इट इनेबल्ड द पीपल टू ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंसेस। कहा जाता है रेलवे का ना टू साइडेड इंपैक्ट हुआ इंडिया पे, टू साइडेड इंपैक्ट हुआ। पहला क्या? लॉन्ग डिस्टेंसेस ट्रैवल कर पाए हम लोग। रेलवे के आने से जो हमारे बीच की सोशल डिस्टेंसिंग थी वो कम हुई, यानी जो हम कह सकते हैं इनइक्वालिटी था, ऊंच नीच वाला जो खेल था वो कम हो गया, बिकॉज सब कोई एक ही जगह पे आके बैठते थे। लेकिन इससे एडवर्स इफेक्ट क्या पड़ा? इससे इंडिया के एक्सपोर्ट ऑफ एसेंशियल गुड्स बढ़ गए। सर एक्सपोर्ट होना तो अच्छी बात है ना? नहीं, इंडिया के जो एसेंशियल कमोडिटीज थे उनका एक्सपोर्ट बढ़ गया। तो अगेन इट एडवर्सली अफेक्टेड द सेल्फ सफिशिएंसी ऑफ विलेज इकोनॉमीज, क्योंकि हमारा जो कमर्शियलाइजेशन था वो बढ़ गया। तो हमारे यहाँ पे कमर्शियलाइजेशन बढ़ने के कारण जो हमारी फूड क्रॉप्स थी इनकी ग्रोथ और ज़्यादा घट गई, क्योंकि अब हम कहने लगे कि भाई एक्सपोर्ट तो हो रहा है तो और ज़्यादा कमर्शियलाइज करो, तो इससे हमारे एग्रीकल्चर की स्थिति और ज़्यादा खराब हो गई। तो एग्रीकल्चर, रेलवे का एक फ़ायदा हुआ और एक नुकसान, किससे एक्सपोर्ट बढ़ गया, कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर और ज़्यादा तेज हो गया, तो इसके कारण हमारे जो फूड क्रॉप्स थे उनकी और ज़्यादा कमी आ गई। हमारे यहाँ पे टेलीग्राफ सिस्टम तो लाया गया, लेकिन वो भी किस लिए था? ब्रिटिशर्स के लॉ और ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए। तो ब्रिटिशर्स ने अपने पर्पस से ये सब किया था। अगर आपसे पूछा जाए तो आप ये सारे के सारे पॉइंट्स को उसमें कोट कर सकते हो। और फाइनली क्या कहा गया कि ब्रिटिशर्स ने इनलैंड ट्रेड और सी लेन्स तो बनाए, सी लेन्स वगैरह बनाए, लेकिन उनको बनाना एक तो बहुत महंगा था, और रेलवे के आ जाने के बाद उन सब सी लेन्स का, टनल्स का कोई खास यूज़ नहीं रह गया, तो बाद में उनको भी अबैंडन कर दिया गया। तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से वॉज नॉट वेरी यूजफुल। Dear students, this was our one short revision on the topic Indian economy on the eve of independence. Do stay connected. Thank you so much.